इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। नंबर 1 है डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स। आज की जो भी हमारी फसलें हैं इनके सभी की पूर्वज जंगली स्पीसीज थी। आज भी इन फसलों के जंगली संबंधी जो है वो खरपतवारों के रूप में पाए जाते हैं। फसलों एवं उनके संबंधियों की फिनोटाइप में इतनी भिन्नता पाई जाती है कि इनको देख करके हम ये विश्वास नहीं कर सकते कि इन फसलों का विकास इन्हीं जंगली खरपतवारों से हुआ है। फसलों के लक्षणों में परिवर्तन जो हुए हैं वो प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा ही हुए हैं। सेकंड है ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट। गेहूं की बोनी किस्में। गेहूं की बोनी किस्मों का विकास भारत की नहीं बल्कि विश्व कृषि की एक महान उपलब्धि है। गेहूं और धान की बोनी किस्मों के कारण ही हमारे देश के अंदर हरित क्रांति संभव हो सकी और जिसकी वजह से हम धान्य के अंदर या सीरियल्स के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट हुए, हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। गेहूं की बोनी किस्मों का विकास जो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और उसके सहयोगियों ने मैक्सिको स्थित जो सीमेंट अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर उन्होंने किया था। उन्होंने बोनेपन के जो जीन थे वो एक जापानी किस्म थी नोरिन 10, उससे उन्होंने लिए थे और वर्तमान में सीमेंट ने गेहूं की अनेक ऐसी किस्में विकसित कर ली हैं जो बहुत ज़्यादा उत्पादन देती हैं। ICAR ने 1963 में सीमेंट से में विकसित कुछ जो बोने विभेद थे उनका भारत में प्लांट इंट्रोडक्शन किया, जैसे कल्याण सोना और सोनालिका। गेहूं की ये दोनों किस्में 7वें दशक के अंदर भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय थी और ये किस्में अधिक उपज देने वाली, रोगरोधी, उर्वरक अनुक्रिय या फर्टिलाइजर रेस्पॉन्सिव, लॉजिंग रेसिस्टेंस, इरिगेशन वाटर रेस्पॉन्सिव थी। आज भारत में गेहूं के अधिकांश किस्में जो है फोटो इनसेंसिटिव भी हैं, इसलिए इनको पश्चिम बंगाल के अंदर भी उगाया जा सकता है। एक दूसरे से भिन्न जीनोटाइप व फिनोटाइप वाले लाइन्स या क्रमों को हम स्ट्रेन कहते हैं। जब कोई विभेद किसी किस्म विमोचन समिति के द्वारा खेती के लिए रिलीज की जाती है तो फिर हम उसको वैरायटी कहते हैं। धान की बोनी किस्में। इसी प्रकार से धान की बोनी किस्मों का विकास भी एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इन किस्मों का विकास ओरिजा सेटाइवा वैरायटी जैपोनिका की जल्दी पकने वाली रियो डी जियो वू जेन से प्राप्त बोनेपन के जीन के उपयोग से हुआ है। ताइवान के अंदर विकसित किस्म TN1 तथा फिलीपींस स्थित इरी जो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है चावल का, वहाँ से विकसित IR8 का 1966 के अंदर भारत के अंदर इंट्रोडक्शन किया गया। ये बोनी किस्में फर्टिलाइजर रेस्पॉन्सिव, वाटर रेस्पॉन्सिव, लॉजिंग रेसिस्टेंस एवं अधिक उपज देने वाली थी और भारत में भी बहुत लोकप्रिय हुई, परंतु ये किस्में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ससेप्टेबल थी। परिणाम स्वरूप इनका स्थान अन्य बोनी उन्नतशील और रोगरोधी किस्में जैसे जया, रत्ना, आकाशी, पद्मा, IR36 ने ले लिया है, क्योंकि ये किस्में इन्हीं कर फसलों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन करके या सिलेक्शन करके इनको विकसित किया गया है। नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन। गन्ने का नोबलाइजेशन भारतीय प्लांट ब्रीडर की एक ग्रेट अचीवमेंट है। भारत में पाया जाने वाला गन्ना सैकरम बारबेरी स्पीसीज का होता है। यह रोग एवं कीट रोधी तथा भारतीय जलवायु के अंदर अनुकूलित होता है, अडेप्टिव होता है, लेकिन इसकी उपज और इसमें शुगर कंटेंट जो होता है वो काफ़ी कम होता है। इसके विपरीत ट्रॉपिकल नोबल कैन सैकरम ऑफिसिनेरम अधिक उपज देने वाला और अधिक
शुगर कंटेंट उसके अंदर पाया जाता है, परंतु यह रोग और कीटों के प्रति ससेप्टिबल होता है और भारतीय जलवायु के अंदर यह अनुकूलित नहीं होता है। कोयम्बटूर के अंदर बार्बर और उसके एसोसिएट्स ने नोबल गन्ने सैक्रम बारबेरी या सैक्रम स्पॉन्टेनियम का सैक्रम रोबस्टम से क्रॉस किया और इन क्रॉसों के उपरांत उन्होंने अधिक उपज, अधिक शर्करा अंश, रोग एवं कीट रोधी किस्में विकसित की जो भारतीय जलवायु के अंदर पूर्णतया अनुकूलित थी। इस प्रकार विकसित किस्मों को जो गन्ने के अंदर विकसित की गई हैं इनको नोबलाइज्ड किस्में कहते हैं और ये किस्में नोबल कैन से औसतन एवरेज लगभग 40 to 45% अधिक उपज देती हैं। हाइब्रिड मेज, ज्वार एंड बाजरा। भारत के अंदर मक्का, ज्वार और बाजरे की संकर किस्मों का विकास विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि रॉकफेलर फाउंडेशन की सहायता से 1957 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मक्का के अंदर शुरू किया। मक्का में 1961 में इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 4 किस्मों को विकसित किया। ये चारों किस्में जो पहले से उपलब्ध जो किस्में थी भारत के अंदर, उन किस्मों से उपज में और दूसरे गुणों में सर्वोत्तम थी। इसी से प्रोत्साहित होकर के ज्वार और बाजरा के अंदर भी इसी प्रकार के कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और 1965-66 में ज्वार और बाजरा के अंदर भी हाइब्रिड किस्मों का विकास किया गया, जो उपज में और दूसरे गुणों में पहले से जो अस्तित्व में जो वैरायटीज़ हमारे देश में थी उनसे सर्वोत्तम थे। नेक्स्ट है हाइब्रिड कॉटन। कपास की संकर किस्मों का विकास सर्वप्रथम हमारे देश में हुआ था, भारत में हुआ था। पहली संकर किस्म H4 1970 के अंदर रिलीज़ की गई थी। यद्यपि संकर बीज काफ़ी महंगा और होता है, फिर भी 85-86 के अंदर लगभग 15 लाख हेक्टेयर में संकर कपास की खेती हुई। शुरुआत के अंदर तो क्या होता था, जब हाइब्रिड बीज उत्पन्न किया जाता था वो हैंड इमेस्कुलेशन और हैंड पोलिनेशन के द्वारा पैदा किया जाता था, लेकिन वर्तमान के अंदर साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी की सहायता से हम किसी भी फसल के अंदर हाइब्रिड सीड का हम उत्पादन कर सकते हैं। ये उन्नत किस्में लगभग 40 to 80% तक अधिक उपज देती हैं, रोग व कीटरोधी होती हैं, इनकी गुणवत्ता आदि की अपेक्षा अधिक अच्छी होती है। गुणवत्ता के हिसाब से कॉटन के अंदर हम रेशे की लंबाई को देखते हैं, रेशा कितना स्मूथ है और रेशे की लंबाई कितनी है। रेशा जितना स्मूथ होगा, चिकना होगा और रेशे की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसकी गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होती है। ये तो थे कुछ अचीवमेंट, और अब कुछ अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं, कुछ अवांछनीय परिणाम भी हैं। पादप प्रजनन की ग्रेट अचीवमेंट के साथ साथ कुछ अवांछनीय परिणाम भी हमें देखने को मिले हैं। इन अवांछनीय परिणाम के अंदर जो सबसे घातक जो परिणाम है वो है लॉस ऑफ जेनेटिक इरोजन। किसी फसल में सुधार के साथ साथ उसकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी के अंदर कमी होती है। इसके 2 प्रमुख कारण होते हैं। एक तो विविधतापूर्ण देसी किस्मों के स्थान पर कुछ सुधरी एवं होमोजीनियस किस्मों की व्यापक खेती, और दूसरा है पादप प्रजनन कार्यक्रमों में केवल कुछ उन्नत किस्मों का पेरेंट्स के रूप में इस्तेमाल। इसमें नंबर 1 है जेनेटिक इरोजन। सुधरी किस्में, प्योर लाइन, संकर किस्में तथा क्लोन होती हैं। इस प्रकार की सभी किस्मों का आधारभूत विशेषता यह होती है कि इनमें से प्रत्येक किस्म में केवल एक ही जीनोटाइप के पौधे उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की किसी भी किस्म में या तो आनुवंशिक विविधता उपस्थित नहीं होती है अथवा एक काफ़ी सीमित परिमाण के अंदर उपस्थित होती है। इसलिए ये किस्में अधिक उपज देने वाली तथा अन्य लक्षणों में सुधरी होती हैं। अतः देसी किस्मों के स्थान पर इनकी बड़े पैमाने पर खेती होने लगती है, जिससे देसी किस्मों का लोप होने लगता है। इससे इन फसलों में उपस्थित आनुवंशिक विविधता में
जो कमी होती है उसको हम जेनेटिक इरोजन कहते हैं। इससे बचने के लिए लगभग प्रत्येक देश में जर्म प्लाज्म कलेक्शन किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है नैरो जेनेटिक बेस। पादप प्रजनन के जो भी प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं उनमें केवल कुछ उन्नत किस्मों के जनकों के रूप में उपयोग होने के कारण नई जो हाइब्रिड वैरायटी या नई जो इम्प्रूव्ड वैरायटी उत्पन्न होती हैं उनमें काफ़ी समानताएं पाई जाती है। कहने का मतलब है कि एक ही फसल की कृषि के लिए उपयोग की जा रही विभिन्न किस्मों में उपस्थित आनुवंशिक विविधता, जिसे जेनेटिक बेस कहते हैं, काफ़ी कम हो गई है। इस दिशा को नैरो जेनेटिक बेस कहा जाता है। नैरो जेनेटिक बेस के कारण एक ही फसल की लगभग सभी किस्में किसी एक रोग, कीट तथा अन्य किसी वातावरणीय कारण के प्रति ससेप्टिबल हो सकती हैं। ऐसा होने पर किसानों को कभी भी बहुत आर्थिक हानि हो सकती है। ऐसा पहले हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर 1970 में मक्का के अंदर हेलमिंथोस्पोरियम लीफ ब्लाइट की महामारी से, या भारत में बाजरा किस्मों में अरगट की महामारी से बहुत नुकसान किसानों को हो चुका है। ससेप्टिबल टू माइनर डिजीज। पादप प्रजनन कार्यों में प्रमुख रोगों, कीटों आदि के लिए रेसिस्टेंट ब्रीडिंग रेसिस्टेंस प्रोग्रामों के ऊपर जोर दिया जाता है, और ऐसा जोर देने के कारण कई किस्में जो माइनर डिजीज़ या इंसेक्ट्स होते हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाती हैं। ऐसा होने पर ये गौण रोग और कीट एपिडेमिक का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर 1980-81 के अंदर पश्चिमी भारत में चने के अंदर ग्रे मोल्ड डिजीज़ जो एक गौण रोग है, लेकिन इसने भी महामारी का रूप ले लिया था। फिर कंप्लीट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। कुछ फसलों के अंदर निकट भविष्य में फसल सुधार इस अवस्था में पहुंच सकता है कि उस फसल के अंदर उपलब्ध आनुवंशिक विविधता का लगभग पूरी तरह से शोषण हो चुका हो। ऐसा होने पर नई आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करना अनिवार्य हो जाएगा। ऐसा हम दो तरीक़ों से किया जा सकता है। फसलों की संबंधित स्पीशीज से जीन स्थानांतरण यानी डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, और दूसरा अन्य जीवों से जीन ट्रांसफर।